हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ 93 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये जो क्लासेस मैं सब्जेक्ट वाइज लेके आ रही हूँ ना, ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी क्योंकि इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसका हिंदी नोट्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगी। जो भी स्टूडेंट नए हैं, मैं उनको ये बता दूं कि ये जो क्लासेस होती हैं, इसका पीडीएफ कुछ घंटे बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम चैनल का, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एसेट्स ऑफ ए बैंक आर ग्रेटर देन लाइबिलिटीज इट विल बी रिकॉर्डेड एज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी बैंक का जो एसेट है वो लाइबिलिटीज से ज़्यादा है तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे ना, ये जो एसेट है और ये लाइबिलिटी है। एसेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी पूंजी, जैसे आपका घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो वो आपका एसेट है। लाइबिलिटी का मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी, जो कि आपको वापस करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में यही होता है एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बैंक का एसेट ज़्यादा होगा, लाइबिलिटी कम होगी, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उसी को कहा जाता है नेट वर्थ। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ एफडीआई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 9 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार ने 9 कैटेगरीज की जो इंडस्ट्री थी उसमें ऑटोमेटिक एफडीआई अप्रूव कर दिया है, तो कितने प्रतिशत तक का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 74% तक का। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, उसी का डिफिनीशन आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो माइक्रो फाइनेंस होता है, ये उन लोगों को लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि बैंक नहीं जा सकते, यानी कि लो इनकम ग्रुप एंड जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इनेबल्स स्टूडेंट मोबिलिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्कीम ऐसा है जो कि स्टूडेंट को समर्थ बनाता है कि वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में मूव कर सकते हैं। इसका मतलब है एक इंस्टीट्यूट में अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे इंस्टीट्यूट में मूव कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये जो स्कीम है ना, इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाता है तो इनके जो एकेडमिक क्रेडिट्स होते हैं ना, वो दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि ये मूव करने में इनको आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बिफोर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1934. द रिकमेंडेशन टू क्रिएट अ सेंट्रल बैंक वॉज मेड बाई अ कमीशन कॉल्ड। इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा लंबा लिखा है बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको इंडिपेंडेंस के पहले बनाया गया था 1934 में। सेंट्रल बैंक बनाने का रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था आरबीआई को बनाने का। आप यहाँ से याद रखिएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो 1 अप्रैल 1935 में बना था यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पर। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1949 में। और आपसे अगर पूछा जाए कि आरबीआई बना कलकत्ता में था लेकिन उसका हेडक्वार्टर मुंबई में कब शिफ्ट हुआ, तो वो शिफ्ट हुआ था 1937 में। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो हो जाएंगे सीडी देशमुख। आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव जो कि 2016 में लेकर के आया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स फॉर SC, ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये जो स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव था, इसमें जो भी SC, ST थे या जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स थी, उनको लोन देने के लिए ये स्कीम आई थी। अगला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीचे जो भी टैक्सेस लिखे हुए हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन का आपको सीक्वेंस फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा टैक्स लगता था, फिर कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये आपको बताना है। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देखने से टफ लगते हैं बट वो टफ होते नहीं हैं। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, ये इतना ज़्यादा सिंपल है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा टैक्स कब लगा था वो आपको बताना है। अगर आपको इसके बारे में, इसके बारे में या फिर इसके बारे में सीक्वेंस नहीं भी पता है ना, तो आपको इतना तो पता होगा कि प्राचीन काल से ही लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, इसका मतलब सबसे पहले यही लगा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि फर्स्ट वाला केवल यहाँ पर ही है, एक ही ऑप्शन में। यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन देख करके आपको जज नहीं करना है कि ये सिंपल है या फिर टफ है। एक बार आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप देखिए कि वो टफ है या फिर वो आपके लिए ईजी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो इंडिया में था उसका कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट है। ये जो SHG होता है ना, इसको कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह। ये भी छोटे लेवल पे लोन बांटते हैं उन लोगों को जिनके पास बैंक की सुविधा नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी कि ये जो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम आया था, ये इसीलिए आया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनको जो बैंक है ना वो लोन प्रोवाइड कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क FITF वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया पोस्ट द अमेंडमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इन। ये वाला क्वेश्चन CGL 2020 में भी पूछा गया था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे देखने में ये बहुत ज़्यादा टफ है क्वेश्चन, लेकिन जिसने भी प्रीवियस ईयर किया होगा ना वो आराम से इसको कर ले जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक फ्रेमवर्क आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड करने के बाद, तो किस ईयर में ये आया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 2016 में। ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, इसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कही गई थी टू अ सर्टेन लेवल। अगला क्वेश्चन है, द टर्म माइक्रो फाइनेंस वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1970s ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश विच वॉज फाउंडेड बाई। ये क्वेश्चन भी ना बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत रिपीटेड भी है। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि माइक्रो फाइनेंसिंग टर्म जो है पहली बार यूज़ किया गया था 1970s के टाइम पर, जब ग्रामीण बैंक का डेवलपमेंट हुआ था बांग्लादेश में। तो ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश में बना था, इसको बनाया किसने था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनुस। ये जो मोहम्मद यूनुस है ना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, और इनको 2001 में इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो प्रथम बैंक है ना वो इंडिया का पहला ग्रामीण बैंक था। इसको आप याद रखेंगे कि प्रथम ग्रामीण बैंक इंडिया का पहला रीजनल रूरल बैंक था और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको बताया। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर इन्होंने लोकेशन पूछी है CHSL के एग्जाम में, तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर सब्सिडीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कृषि के क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जाती है ना, उसका क्या औचित्य है, यानी कि उसका महत्व क्या है, क्यों दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज़ एन इंसेंटिव टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये इसीलिए दिया जाता है ना, जिससे कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। ये वाला क्वेश्चन ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, क्योंकि पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कि ये केवल रिच फार्मर्स को दिया जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट का सर्विस सेक्टर का पार्ट है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड बेनिफिट फॉर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर इन एग्रीकल्चर, तो ये भी गलत है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे ना इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ग्रॉस क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है और नेट क्या होता है।
मान लीजिए अगर आपने आज खरीदा 10,000 का फ़ोन, तो 10,000 का आपने जो फ़ोन खरीदा ना, ये है ग्रॉस। अगर आपने 10,000 का फ़ोन लिया, ये हो जाएगा उसका ग्रॉस वैल्यू, लेकिन टाइम के साथ साथ ना इसकी वैल्यू में कुछ कमी आएगी, और अगर आपने 1-2 महीने बाद अपना फ़ोन सेल कर दिया ना, तो वो मान लीजिए कि 7,000 का आपने सेल किया, तो ये इसका नेट प्राइस हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ किसी की वैल्यू में जो कमी आती है ना, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपने 10,000 का फ़ोन लिया और 7,000 में उसको बेच दिया, तो 3,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया। ये क्वेश्चन भी सीजीएल में पूछा गया है कि टाइम के साथ साथ अगर किसी की प्राइस में या किसी की वैल्यू में कमी आती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। हिंदी में उसको मूल्य ह्रास कहते हैं। इनके बीच में यहाँ पे एक रिलेशन होता है कि अगर आपको ग्रॉस पता करना है कि ग्रॉस कितना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। अगर आपको ग्रॉस, नेट एंड डेप्रिसिएशन का मतलब पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट कैसे आएगा आपका, मान लीजिए नेट को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में कराई हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स क्या है गवर्नमेंट का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, फीस एंड फाइन जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो उनका रेवेन्यू होता है, और ये बिना टैक्स लगाए कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो कमाई करती है ना, उसको रिसीट बोलते हैं, यानी कि प्राप्तियाँ, और गवर्नमेंट जो खर्चे करती है ना, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब ये जो रिसीट होता है यानी कि प्राप्तियाँ, ये 2 तरीके का हो सकता है। एक यहाँ पर हो सकता है रेवेन्यू रिसीट, और एक यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल रिसीट। जैसे यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट होता है, एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीट है ना, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट की वो कमाई जहाँ पे गवर्नमेंट का एसेट कम नहीं होता, और इसमें भी जो गवर्नमेंट अर्न करती है ना, इसमें भी 2 तरह की ये अर्निंग कर सकते हैं। एक तो टैक्स लगा के, जो जीएसटी वगैरह दी जाती है, उससे भी सरकार की अर्निंग होती है, तो वो रेवेन्यू रिसीट का पार्ट तो है, लेकिन वो टैक्स लगा करके लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीट है ना, ये होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, यानी बिना टैक्स लगाए सरकार जब अर्न करती है ना, उसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके अगर किसी भी चीज़ की फ़ीस पे करते हैं, या फिर आप पे फाइन वगैरह लगता है, या फिर अगर रेलवे टिकट आप लेते हैं, तो वो सारा जो अर्निंग जाता है ना, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, और वो बिना टैक्स लगाए वो अर्न करते हैं, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट की अर्निंग तो होती है, लेकिन उनका एसेट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट का शेयर है किसी कंपनी में, और गवर्नमेंट ने अपने शेयर बेच करके पैसे कमा लिए, तो वहाँ पे उनका एसेट कम हो गया ना, तो उसको हम रखते हैं कैपिटल रिसीट में। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, ये गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म का खर्चा होता है डेली एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, बाकी सारी चीज़ें। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के उन खर्चों को हम रखते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में की जाती हैं, जैसे कि स्कूल बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, रोड वगैरह बनवाना, इसमें जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल इसका ऑप्शन था। यहाँ पे इन्होंने पूछा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स, और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, टैक्स टैक्स टैक्स, यानी कि ये जो है ये तो टैक्स रेवेन्यू सोर्स है ना, नॉन टैक्स वाला यही वाला बचेगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो 1980 में आया था, उसका कौन सा सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था, यहाँ पे नॉट पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउइंग मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैक्सिमम एफडीआई आए, ऐसा उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव नहीं था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीडीपी टू अराइव एट एनडीपी। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इस पे भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में,
और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको भी आप ग्रॉस और नेट वाला जो मैंने आपको बताया उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो जीडीपी है इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो एनडीपी है ना, इसका मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ना ये वाले लेटर्स तो सेम हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको नेट निकालना है ग्रॉस से। तो आप क्या इसमें से माइनस करेंगे, तो डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफर्ड टू द बिजनेसेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, उसमें जो बिजनेस होते हैं उनको कौन सा यहाँ पे बेनिफिट होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, टैक्स एंड ड्यूटी कंसेशन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी लॉ वगैरह है ना वो पूरी कंट्री के हिसाब से नहीं होता, वहाँ पे कुछ स्पेशल रूल वगैरह होते हैं ताकि ट्रेड वगैरह अच्छे से हो सके। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो बिजनेसेस होते हैं उनको प्राइमरी बेनिफिट यही होता है कि टैक्स एंड ड्यूटी में उनको कंसेशन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसीट। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है कि पूंजीगत प्राप्ति का कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल है। ये मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल रिसीट का मतलब होता है गवर्नमेंट की ऐसी कमाई जहां पे उनके एसेट कम होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट, यानी गवर्नमेंट अपने एसेट बेच करके रेवेन्यू कमाती है तो वो कैपिटल रिसीट होगा। अगला क्वेश्चन है, which of the following documents provides a framework, rules and regulation for setting up public and private industries in India। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सारे रूल सारे रेगुलेशन दिए होते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्री आप कैसे सेटअप करेंगे, उनके बारे में सारे रूल वगैरह एंड सारा जो फ्रेमवर्क होता है वो उस डॉक्यूमेंट में दिया होता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हिंदी में इसको कहते हैं औद्योगिक नीति। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोविजन ऑफ द स्मॉल क्रेडिट टू दोज हु वुड हैव नो अदर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो फाइनेंस से ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा प्रावधान है जिससे कि छोटे छोटे लोन यानी स्मॉल क्रेडिट दिए जाते हैं उन लोगों को जिनके पास किसी और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो फाइनेंस, यानी कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान होते हैं वो उन लोगों को छोटे छोटे क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन वगैरह देते हैं जिनके पास किसी भी और फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस और कमिटीज आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है बट इसमें आ गया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस कमेटी या किस कमीशन ने ये कहा था कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल प्रोविजन भी अपनाए जाने चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस वर्मा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में आया था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था। अब ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में चीज़ें हैं ये हमने MTS का जब इकोनॉमिक्स वाला किया था वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, और CHSL 2024 में भी, CPO 2024 में भी इससे क्वेश्चन आए थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन यानी जो हरित क्रांति है ये 2 फेजेस में आया था। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जब सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन आया था तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उस पर फोकस करने के लिए इस पे जोर दिया गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन से आपको ये याद रखना है कि ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म कॉइन किया था विलियम गॉड ने, और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन कहे जाते हैं तो वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में अगर आपसे पूछे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन कहे जाते हैं तो वो हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था वीट पर, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, तो वीट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि हरित क्रांति को कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा डिफाइन करेगा, यानी कि इसका डेफिनेशन इन्होंने पूछा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक स्ट्रैटेजी थी जिसमें कि कृषि के क्षेत्र में जो फूड ग्रेन है यानी अनाजों का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, स्पेशली वीट।
एंड उसके बाद राइस। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा सिंपल था। यहाँ पे कह रहे कि ग्रीन कलर यूज़ करना है, ये इसका पर्पस था, कि फॉरेस्ट का शेयर बढ़ाना है, वो इसका पर्पस था, या फिर हर्बल प्रोडक्ट। तो ये एकदम ऐसे ऑप्शन है ना कि आप देखते ही एलिमिनेट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल प्रोडक्शन फ्रॉम 72.4 मिलियन टन्स इन 1965 to 66 टू डैश मिलियन टन्स इन 1978 to 79। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ आप मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की वजह से फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया था। तो सीरियल का प्रोडक्शन जो है वो 72.4 मिलियन टन था 1965-66 के टाइम। तो 1978 एंड 79 के टाइम पे कितना हो गया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 131.9 मिलियन टन। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पे चार्ट वगैरह दिया होता है ना, तो उसी के नीचे ये सब लाइन लिखी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिग्निफिकेंट नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हरित क्रांति है ना, इसका एक नकारात्मक एक प्रभाव पड़ा था इन्वायरमेंट पे, तो वो कौन सा था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सॉइल डिग्रेडेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी है ना, उसका बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो गया था, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ था ना क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन के अंडर में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज हो रहे थे। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन सेल वॉज इन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन आया था तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द ग्रोथ इन ऑल फूड ग्रेन्स आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो सारे फूड ग्रेन हैं उनकी ग्रोथ कैसी थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी डिसप्रपोर्शनेट थी। इसका मतलब एक समान नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस वीट पे किया गया था और राइस पे। इसके अलावा बाकी जो क्रॉप्स है उन पे फोकस ही नहीं किया गया था। तो फूड ग्रेन का जो ग्रोथ था ना, वो बराबर नहीं था, डिसप्रपोर्शनेट था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट करेक्टली डिफाइंस चेंज ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। यहाँ पे कह रहे कि एक साल के अंदर अंदर फर्म की जो इन्वेंटरी में चेंज आता है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि एक साल में उस फर्म ने कितना प्रोडक्शन किया है, उसमें से उन्होंने जितना सेल किया है वो आप माइनस कर देंगे ना, तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको चेंज ऑफ इन्वेंटरी निकालना है तो आप प्रोडक्शन माइनस सेल करेंगे उसी ईयर का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स क्रिएटेड रीजनल डिस्पैरिटीज बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा मूवमेंट ऐसा था जिसने कि रीजनल डिस्पैरिटी यानी कि क्षेत्रीय असमानता क्रिएट कर दी लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स के बीच। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीन रिवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे कहना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड स्टेटमेंट है, द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज मोर फोकस्ड ऑन सदर्न इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है, द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन इंश्योर्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे राइट है। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे गलत है। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन में सदर्न इंडिया पे फोकस नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो एग्रीकल्चर में हुआ था, इसके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा एक्शन लिया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रिलीज्ड ए स्पेशल स्टैम्प व्हीट रिवोल्यूशन। हरित क्रांति के उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैम्प रिलीज किया था व्हीट रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, बहुत ज़्यादा इजी हैं। पहले वाले में लिखा है कि सबको फ्री फूड दिया था, तो ऐसा नहीं है। सबको ग्रीन वेजिटेबल्स इन्होंने बांटे थे ग्रीन रिवोल्यूशन की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पे है कि रेगुलर सैलरी दी जाने लगी थी फार्मर्स को, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज उजाला योजना लॉन्च्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उजाला योजना किस ईयर में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 2015 में। ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने सीजीएल 2023 का PYQ किया था, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द टारगेट ग्रुप अप्रोच। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत सरकार का कौन सा ऐसा स्कीम था जिसमें उन्होंने कहा था कि टारगेट ग्रुप अप्रोच रखना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया वॉज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा किस स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है ए 5-year प्लान ऑलवेज स्ट्रेसेस मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। तो जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आते हैं ना कि हमेशा ऐसा होता है, वो लगभग गलत होते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि 5-year प्लान हमेशा फोकस करता है मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ पे, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द 5-year प्लान परमिट्स लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये जो पंचवर्षीय योजना आती है ना, गवर्नमेंट इससे क्या करती है, इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म के लिए इंटरवेंशन करती है। इसका मतलब है नीतियाँ वगैरह बनाती हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी हैं। यहाँ पे लिखा है कि 5-year प्लान केवल प्राइवेट चीज़ों पे ध्यान रखता है। यहाँ पे लिखा है कि केवल टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ पे ध्यान देता है, तो ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच 5-year प्लान प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द गरीबी हटाओ इनिशिएटिव। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन ना हमेशा पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको 5-year प्लान का अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं 5-year प्लान की, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। उसका नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि गरीबी हटाओ जो इनिशिएटिव है वो किस पंचवर्षीय योजना का प्लान था या उस पर फोकस था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 5th 5-year प्लान। अगला क्वेश्चन है द महलनोबिस मॉडल वॉज द बेसिस फॉर विच 5-year प्लान। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 2nd 5-year प्लान। यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था, तो वो आया था 1951 में, 56 तक था। 56 से लेके यानी 1956 से 1961 तक 2nd 5-year प्लान जो कि पीसी महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। और इसी 2nd 5-year प्लान में 3 स्टील प्लांट सेटअप हुए थे इंडिया में। वो जो 3 स्टील प्लांट सेटअप हुए थे इंडिया में, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से थे और कहाँ पर सेटअप हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है 3rd 5-year प्लान जो कि 1961 से 66 तक था। इसके बाद आता है यहाँ पर प्लान हॉलीडे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्लान हॉलीडे कब से कब तक था। 1966 से लेके 69 तक था। प्लान हॉलीडे आने का 3 रीज़न था जो कि कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, और ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा रीज़न नहीं था प्लान हॉलीडे का। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रीज़न था। तो पहला रीज़न था इंडिया चाइना वॉर, सेकेंड रीज़न था इंडिया पाकिस्तान वॉर, थर्ड रीज़न था सीवियर ड्रॉट यानी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, ये भी रीज़न था। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो एक्चुअल में ग्रोथ रेट था वो कितना था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 3.6%। अगला क्वेश्चन है द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज was started by the government of India during the। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लेकर के आया गया था उन लोगों को रोजगार देने के लिए जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में थे। तो किस प्लान के टाइम पे इसको लेकर के आया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 4th 5-year प्लान के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है इन विच 5-year प्लान वॉज द फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन यूज्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में
फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन यूज़ किया गया था। बेसिकली इसका मतलब ये था कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ावा देना किस 5 ईयर प्लान का लक्ष्य था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 7th 5 ईयर प्लान का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेकेंड 5 ईयर प्लान इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आया था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी गलत है। पहला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील ईटीसी इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्लान। यहाँ पे कह रहे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे और स्टील इंडस्ट्रीज जो है सेटअप हुई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पर। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्लान वॉज बेस्ड ऑन द केनेशियन मॉडल। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो पीसी महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। यानी कि अगर आपको वो पता होता ना तो आपको ये सारे ऑप्शन जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी की जो स्टेटमेंट है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 टू 1990 हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स वर कंप्लीटेड। यहाँ पे कह रहे हैं 1947 से लेकर 1990 के बीच में कितने 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके थे। इसको आप वैसे भी काउंट कर सकते थे क्योंकि 1951 से स्टार्ट हुआ था 5 ईयर प्लान। प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 5 ईयर प्लान उसमें कंप्लीट हो चुके थे उस टाइम तक। और इसको आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो प्लान हॉलीडे आया था ना, 2 बार आया था प्लान हॉलीडे, उसको इसमें कंसीडर मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नीड्स फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमिक प्रोसेस। यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुड्स से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस तरीके के गुड्स होते हैं जिनको कि फर्दर ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरमीडिएट गुड्स। ये जो है फिनिश्ड गुड नहीं होते। फिनिश्ड गुड का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड जिनको कि और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी ना सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था कि किस तरह के गुड्स होते हैं जिनको फर्दर ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो हो जाएगा फिनिश गुड्स। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कि किसी और गुड्स को बनाने में काम आते हैं, यानी कि इनका आगे जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये वाला क्वेश्चन हमने इकोनॉमिक्स की पहली क्लास में ही किया था। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह के मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यानी विनिमय प्रणाली में गुड्स का यूज़ करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बार्टर एक्सचेंज में, यानी वस्तु विनिमय जो प्रणाली होती है उसमें आप जो है अपनी ज़रूरत का सामान सामने वाले से लेते हैं और सामने वाले की ज़रूरत का सामान आप अपने से देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, आपके पास अगर कोई सामान है और इनके पास भी कोई सामान है, ये सामान आपको चाहिए और ये वाला सामान उनको चाहिए, तो आप इसको आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं ना, इसको कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए पर्सन इज नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर पब्लिक गुड्स इट इज़ नोन एज। यहाँ पे कह रहे कि कोई भी पब्लिक गुड है जिसके लिए कोई पर्सन पे नहीं कर रहा है यानी पैसे नहीं दे रहे, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको कहते हैं फ्री राइडर। यानी कि फ्री राइडरशिप एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा पाते हैं जिसके लिए आपने पे नहीं किया है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और आपने उसके लिए पे नहीं किया, फिर भी आप अगर उसका पासवर्ड वगैरह मांग के नेटफ्लिक्स यूज़ कर पाते हैं ना, इसी को कहते हैं फ्री राइडरशिप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं और जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सोचा था पहले बताने को, लेकिन आगे इस पे रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे ही बताया जाए कि अगर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अगर ये सभी लो इनकम जो इंडिविजुअल होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वो छोटे छोटे कम्युनिटी होती हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन होता है ये काफ़ी लार्ज होता है और ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 कंडक्टेड। यहाँ पे कह रहे कि G20 का जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग था वो कहाँ पर होस्ट किया गया था।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरीली फोकसेस ऑन विच सेक्टर। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया किस सेक्टर पर फोकस करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मैन्युफैक्चरिंग पर। अगर आपसे पूछा जाए कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब आया था तो 2014 में। अगला क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम आर कोलेट्रल फ्री लोन्स ऑफ अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड बाय द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस स्कीम के अंतर्गत 10 लाख तक का जो लोन है उसको कोलेट्रल फ्री दिया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला क्वेश्चन है विच इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज नेमली अ बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर। बेसिकली यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय मिशन है जिसमें वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस हो आपके पास, सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट हो, रेमिटेंस यानी कि विदेशों से जो पैसा कमा के इंडिया में भेजा जा रहा है, और जो क्रेडिट है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, इन सबको अफोर्डेबल मैनर में किया जा सके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके लिए है प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर विच इज द ज्वाइंट डिजिटल स्किल इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू डिजिटल स्किल बाय नेशनल करियर सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। यहाँ पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि नेशनल करियर सर्विस एंड माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक डिजिटल स्किल के लिए इनिशिएटिव लेकर के आया था। ये इनिशिएटिव इसलिए आया था ना कि लोगों को डिजिटल स्किल फ्री में सिखाया जा सके, जिससे कि और भी ज़्यादा जॉब्स उनको मिल सके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजी सक्षम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया व्हेन पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ए ईयर इन टूरिस्ट रिजॉर्ट्स एंड वेरियस टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज इन द माउंटेन रीजन्स बट आर अनएम्प्लॉयड इन ऑफ सीजन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस तरह की बेरोजगारी को आप क्या कहेंगे जिसमें कोई पर्सन होता है वो कुछ टाइम के लिए तो एम्प्लॉयड रहता है, जैसे कि टूरिस्ट एरिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए उनके पास एम्प्लॉयमेंट रहती है, लेकिन जब ऑफ सीज़न होता है यानी कि टूरिज्म का जो सीज़न है वो नहीं होता, उस टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, जहाँ पर लगता तो है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट है पर होता नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की यानी किसी भी पर्सन की स्किल सेट बहुत ज़्यादा हाई हैं लेकिन उनको जॉब काफ़ी लो कैटेगरी का मिला है, उसको भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सी वाला जो ऑप्शन है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ये तब होता है जब आर्थिक मंदी चल रही होती है यानी रिसेशन वगैरह के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे उचित कारण कौन सा है भारत में बेरोजगारी का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ओवर पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बट नॉट द एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो भी कृषि क्षेत्र से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है ना वो तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो लोग भी कृषि क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर निर्भर है उसमें कमी नहीं आई है। राइट आंसर यही होगा। बाकी के ऑप्शन आप आराम से पढ़ सकते हैं, काफ़ी इजी ऑप्शन है, आप आराम से आंसर मार्क कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एम्पिरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नोन एज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं या फिर किसने इसके बारे में थ्योरी दी थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलिप्स कर्व है इसके लिए। उन्होंने ये बताया था ना कि जो इन्फ्लेशन है एंड अनएम्प्लॉयमेंट है ना
वो आपस में एक दूसरे से उनका रिवर्स रिलेशन होता है। ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन ऑब्स्टेकल्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर भारत में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था उसमें सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो था इंडस्ट्रीज में, वो सबसे मेन ऑब्स्टेकल था इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया फेसेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर में। यहाँ पे भी कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट रहती है, फिर उसके बाद नहीं भी रहती है जब सीजन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के बारे में। उसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला वाला यहाँ पे स्टेटमेंट है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड को 2017 में सेटअप किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, द फंड फॉर IIPDF आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। थर्ड यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है, दिस स्कीम इज नोटिफाइड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्कीम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर नोटिफाइड है। यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट वाला पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये सही है। अगर आपसे पूछे कि इसको सेटअप कब किया गया था तो 2007 में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अनाउंस्ड बाय इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो कब हुआ था ये। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 2008 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इनवर्स रिलेशन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा ना तो डिमांड फॉर मनी यानी लोग पैसे की डिमांड कम करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम है तो लोग पैसे की डिमांड ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा लोन वगैरह लेंगे, तो इनके बीच इनवर्स रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया मिशन को कब लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 2014 में। अगला क्वेश्चन है, मनी सप्लाई इज ए डैश कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है उसी को कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब इकोनॉमिक्स में फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका 10 मिनट का वीडियो मेरे इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में है, उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है। इकोनॉमिक्स में अगर हम किसी भी वेरिएबल को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं ना, उसको कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और जब आप मनी सप्लाई का डेफिनेशन देखेंगे ना तो उसमें लिखा होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है कि कितना मनी सप्लाई है, तो इसको कहेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किसी वेरिएबल को मेजर करने के बारे में है। फ्लो कॉन्सेप्ट जो होता है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी चीज़ को मेजर करते हैं ना उसको फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी भी कंपनी का प्रॉफिट देखना हो ना तो हम ये देखते हैं कि उनका क्वार्टरली प्रॉफिट कितना है या फिर ईयरली प्रॉफिट कितना है, यानी कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट को मेजर करते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मेनली इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पुअर विमेन इन रूरल एरियाज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गांव के क्षेत्र में जो गरीब महिलाएं हैं उनके आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए कौन सी संस्था का सबसे ज़्यादा योगदान है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 इन इंडिया।
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट जो एक्ट था 2006 का, इसका एम क्या है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। यहाँ पे पहला वाला लिखा है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करेंगे ओनली, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ये इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि ये फॉरेन कंपनी को रेगुलेट करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन ना ऐसे हैं कि आप आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। राइट आंसर यही वाला होगा। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो एक्ट है ये 2006 में आया है, क्योंकि क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है उससे भी आगे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एनडीपी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए वो ग्रॉस नेट एंड जो डेप्रिसिएशन वाला था ना, उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको तो आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है एनडीपी, यानी इन्होंने नेट पूछा है, तो नेट आप कैसे निकालेंगे? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। लास्ट का ये जो है ना, ये सेम है, इसको आपको नहीं देखना होता, आगे वाले जो लेटर्स होते हैं उसको देखते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आप करेंगे तो एनडीपी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये सारी चीज़ें हमने इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से कवर की हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल इनकम जो होता है ना वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमने नेशनल इनकम वाला जो वीडियो था उसमें सबसे पहले ही किया था कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जीडीपी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन इन द इंडियन इंडस्ट्री रिड्यूसिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट कंपनी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी औद्योगिक नीति थी जिससे कि इंडियन इंडस्ट्री में थोड़ा सा लिबरलाइजेशन का शुरुआत हुआ। इसका मतलब होता है पॉलिसीज़ वगैरह थोड़ी सी और ईजी कर दी गई और जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट कंपनीज पे उसको भी कम कर दिया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंक्लूड टू टर्म्स, इन 3 केसेस द टू टर्म्स मीन द सेम एज ईच अदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू द टू टर्म नॉट मीन द सेम एज ईच अदर। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑप्शन में जो 2 टर्म दिए गए हैं ना वो एक दूसरे से थोड़े मिलते जुलते हैं। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ये जो दोनों वर्ड हैं एक दूसरे से नहीं मैच करते? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, चेंजेस इन रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफ्लेटर। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बाकी अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी, ये होता है जीडीपी एट करंट प्राइसेस। रियल जीडीपी जो होता है ये होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। बेस पीरियड जो होता है ये रेफरेंस पीरियड होता है जहां से हम चीज़ों को देखते हैं कि इस ईयर से इस ईयर में कितने चेंजेस हुए हैं। तो ये सभी आपस में रिलेटेड है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसी का डेफिनेशन है, बट ये वाला यहाँ पे रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है डैश इज एन इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन whose primary objective is to work towards the robust development of the microfinance sector। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्री एसोसिएशन है एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि वो डेवलपमेंट के लिए काम करे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको भेल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल एंड सीपीयू 2024 में ये मैचिंग वाले में आया था। यहाँ पे है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 में। यही क्वेश्चन इन्होंने एक और शिफ्ट में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एम्स ऑफ द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला यहाँ पे लिखा है टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, यानी एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना। टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल इनके नाम में ही है, तो सस्टेनेबल बनाने की बात कही गई है। थर्ड यहाँ पे है टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे ये एग्रीकल्चर को, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं और आपस में रिलेट भी कर रहे हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों जो यहाँ पे स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अभी जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वाला पूछा था क्वेश्चन कई बार, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का भी कई बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होता है इसका मतलब ये है जहाँ पे ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में हो। ज्वाइंट सेक्टर में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों का ओनरशिप होता है, प्राइवेट में तो प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द वेल मैनेज्ड इंडस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा था इंडिया में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील एंड कॉटन इंडस्ट्री। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या फिर सीमेंट एंड शुगर, तो ये सारी इंडस्ट्रीज उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू द हिस्ट्री ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला वाला यहाँ पे स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम वॉज मेड बाय पीसी महलनोबिस। सेकेंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू कंप्यूट नेशनल इनकम वॉज यूज्ड बाय डॉक्टर VKRV राव। थर्ड स्टेटमेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंप्यूट नेशनल इनकम वॉज मेड बाय दादा भाई नौरोजी। फोर्थ स्टेटमेंट है, दादा भाई नौरोजी डिवाइडेड द इंडियन इकोनॉमी इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, ये वाला करेक्ट नहीं है। पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो प्रयास है वो दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, लेकिन ऑफिशियल अटेम्प्ट किया था पीसी महलनोबिस ने। साइंटिफिक मेथड से नेशनल इनकम की गणना की थी डॉक्टर VKRV राव ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये क्लास 11-12 का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस पे भी मैं अलग से हो सकेगा तो वीडियो बना दूंगी 4-5 मिनट का, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जो पहला वाला लिखा है ना, सेविंग एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर इंजेक्शंस टू द सर्कुलर फ्लो, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी कॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन। यहाँ पे कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी उसको कौन डिफाइन करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन ग्रोथ। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ होगा पर कैपिटा इनकम उतना ही कम होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज डन बाय कैलकुलेटिंग इट थ्रू नेट कल्टिवेटेड एरिया देन द मेजर इज टर्म्ड एज। यहाँ पे कह रहे हैं जब जनसंख्या घनत्व को हम नेट कल्टिवेटेड एरिया के टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, द CSO अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो कॉन्सेप्ट है वो कब अपनाया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पब्लिश द लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन 1838। ये नया क्वेश्चन था, इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि लॉजिस्टिक इक्वेशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 1838 में किसने दिया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पियरे फ्रैंकोइस ने दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश इन द ईयर डैश प्रपोज्ड अ न्यू इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट
टू बी रेफर्ड टू एज NM2। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली इन्होंने ये पूछा है कि किसकी चेयरमैनशिप के अंडर या फिर किसकी रिकमेंडेशन के अंडर में एक नया मॉनेटरी एग्रीगेट दिया गया था जिसको कि NM2 कहते हैं। ये कुछ और नहीं, M1, M2, M3, M4 जो मनी सप्लाई है ना, उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कब इसको दिया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर YV रेड्डी 1998 में। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंस यूथ एज पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ। यहाँ पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल यूथ पॉलिसी जो 2014 में आया था उसके अंडर हम यूथ किसको कहते हैं, यानी किस एज ग्रुप से लेके किस एज ग्रुप तक के लोगों को। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से लेके 29 ईयर्स तक के जो लोग होते हैं उनको यूथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ए मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जनगणना के अनुसार मार्जिनल वर्कर हम किसको कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसे पर्सन को जिनके पास 1 ईयर में केवल और केवल 183 डेज या फिर उससे भी कम या फिर 6 मंथ के लिए केवल काम होता है। एक साल के अंदर 183 डेज से भी कम ये जो है काम करते हैं उनको मार्जिनल वर्कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द रेशियो डैश इन प्लेन एरियाज। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंड अगर देती है तो 40% देगा स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको अक्सर इंडिया में कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, यानी यहाँ पे जो एक ही तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, इसमें इनको थोड़ा सा चैलेंजिंग फील होता है। बाकी फॉरेन कंपटीशन तो नहीं है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर भी नहीं है, लैक ऑफ कंज्यूमर बेस भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी। यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है और इसका डेफिनेशन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको मैच कराना है। यहाँ पे ये जो पहला वाला ऑप्शन लिखा है ना, डीवैल्यूएशन, इसका मतलब होता है कि किसी की करेंसी में थोड़ा सा रिडक्शन आ जाना। तो यहाँ पे ए का 5th वाला हो जाएगा ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। ऑप्शन बी यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब होता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज में डिक्लाइन होना। डिफ्लेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी, यानी खुद की करेंसी में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाना, उसको डिफ्लेशन कहते हैं। एक्सचेंज कंट्रोल का यहाँ पे हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज राशनिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण, इसको आपको मैच कराना है। पहला वाला यहाँ पे है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको कि GNP लिखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। GNP का आप मैच कराएंगे थर्ड वाले से, मनी वैल्यू ऑफ द नेशनल आउटपुट। यहाँ पे जो NNP लिखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज एक ईयर में नेट कितनी प्रोड्यूस हुई हैं। पर्सनल इनकम का मतलब होता है आपकी इनकम जो कि एनुअली रिसीव होती है। तो सी वाले का ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन इन अ गिवन पीरियड। और ये जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है ना, इसका मतलब होता है आपकी पर्सनल इनकम में से जो टैक्स चला जाता है ना, उसके बाद जो आपकी इनकम बचती है उसी को कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च हुआ था। CHSL 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ GNP इज 16% हायर देन द लास्ट ईयर and the rate of inflation is 9%, production in the economy has grown by। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर GNP पिछले साल की तुलना में 16% बढ़ गई है
एंड इन्फ्लेशन भी 9% बढ़ गया है, तो इकोनॉमी ग्रो कितनी हुई? तो इसके बीच का डिफरेंस राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 7%। अगला क्वेश्चन है हैरत-दूमर मॉडल वॉज द मेन आइडिया बिहाइंड द डैश 5-ईयर प्लान। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि हैरत-दूमर मॉडल पर कौन सा 5-ईयर प्लान बेस्ड था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी फर्स्ट 5-ईयर प्लान, जो कि 1951 में आया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे कह रहे हैं कि बीपीएल जो लोग थे उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आया था, तो किस ईयर में वो आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2008 में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द गवर्नमेंट रन अ डेफिसिट बजट। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस सिचुएशन में, किस स्थिति में जो गवर्नमेंट होती है वो घाटे का बजट चला रही होती है। तो घाटा कब होता है? जब आपकी इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे हो जाएं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे घाटा हो रहा है। सेम ऐसा गवर्नमेंट का भी होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की इनकम होती है ना, उसको हम रिसीट्स बोलते हैं या फिर इसी को हम रेवेन्यू भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू, यानी जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है तब गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो डेफिसिट बजट होता है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी MV बराबर PT। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है 93 क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से SSC CGL 2024 में पूछे गए थे। ये वीडियोस आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। अगर आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।